Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BBA second semester class. Subject is business mathematics and today's topic is integration. Integration क्या है? It is the reverse procedure of differentiation. लास्ट आपके जो 3 लेक्चर्स थे वो डिफ्रेंसीशन के बारे में थे कि डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव d/dx एक ऑपरेटर है, जब हम वो लगा देते हैं तो उसके बाद आगे वाला डेरिवेटिव जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह उसका रिवर्स, जैसे प्लस का रिवर्स प्रोसीजर क्या है, माइनस कर दो, ऐसे ही है ना। इसी तरह जो मल्टीप्लाई का डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, तो इस तरह इनके भी रिवर्स प्रोसीजर है। इंटीग्रेशन का है डेरिवेटिव लेना और डेरिवेटिव का है इंटीग्रेट कर देना। तो इसमें आप अगर डिफ्रेंसिएशन जो है क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, मुझे नहीं पता आप किस टाइम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। स्टूडेंट्स बाज़ का ऐसे करते हैं कि वो लेक्चर सारे ले लेते हैं और फिर तो अगर आपने अभी तक डेरिवेटिव जो की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो अभी इसको ना लो, इसके लेक्चर्स इंटीग्रेशन जो है इसको ना समझो। पहले डिफ्रेंसिएशन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जब आपको उसके फार्मूलाज अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस हो जाए, याद हो जाए, क्वेश्चंस सॉल्व करने की समझ आ जाए, फिर उसके बाद जो है आप इंटीग्रेशन की तरफ आएँ। क्योंकि अगर आप दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो फार्मूलाज हैं वो मिक्स होने का डर है। तो वो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि आपके फार्मूलाज मिक्स ना हो, आपने क्या करना है, पहले एक टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद फिर दूसरे टॉपिक की तरफ आना है, इंटीग्रेशन की तरफ। डिफ्रेंसिएशन में ज़्यादा चीज़ें थीं और डेरिवेटिव लेना हम लोगों ने उनका ज़्यादा फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन थे, उनके डेरिवेटिव्स लेने सीखे। अब उन्हीं टाइप्स ऑफ फंक्शन की इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रिवर्स प्रोसीजर है, यानी आप अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटेग्रल क्या होगा, x होगा, ठीक है। लेकिन बजाय इसके कि इसको इस तरह से याद करें, ऐसे नहीं याद होगा। आप पहले डेरिवेटिव्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद इंटीग्रेशन को एज अ न्यू टॉपिक स्टार्ट करें और इसके फार्मूलाज को लर्न करें और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें। जी, तो लेक्चर शुरू करते हैं। ये है एक टेबल, सम स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर एंटी डेरिवेटिव्स। ये टेबल मैंने इसलिए शेयर किया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख सकते हैं और इसको जब आपको फ्री टाइम मिले तो इनको लर्न कर सकते हैं। बाकी ये जो फार्मूलाज हैं एक साथ नहीं सारे आपने याद करने, स्टेप बाय स्टेप, यानी इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। और क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे तो फिर आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी। तो जैसे कि जनरल फॉर्म नहीं, आप जनरल फॉर्म को रहने दीजिएगा, आप जब लर्न करें तो सिंपल फॉर्म को लर्न कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ फार्मूलाज जो है, जैसे कि पहला फार्मूला है, हम डिस्कस करते हैं इसको। इंटीग्रेशन में क्या है जी, सबसे पहले तो इंटेग्रल साइन होता है ऐसा, लंबा सा होता है, उसके बाद इसके अंदर होता है कोई फंक्शन और साथ होता है dx। इस dx का मतलब है कि हम इसका इंटेग्रल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जिस dx अगर लिखा हुआ है तो हमने सिर्फ x वाली वैल्यूज़ का इंटेग्रल लेना है, यानी ये जो ऑपरेटर है सिर्फ x वाली वैल्यूज़ पे अप्लाई होगा। अगर इसके साथ कोई 2, 3, 4 कांस्टेंट वैल्यू है वो इसमें से बाहर भी निकाली जा सकती है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस हो रही तो नहीं। अब x का इंटेग्रल क्या आएगा, x के इंटेग्रल से पहले मैं इसके ऊपर n डाल देती हूँ, ठीक है। x की पावर n dx, तो पावर रूल लगेगा। इंटेग्रल में क्या है, इसका आंसर आएगा x की पावर n+1 ओवर n+1। इसमें पावर में 1 ऐड हो जाएगा और पावर में 1 ऐड करके उससे इसको डिवाइड भी करेंगे। और साथ आपने एक चीज़ जो लाजमी लिखनी है वो लिखना है +c। ये c क्या है, इट्स एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्यों लिखते हैं इसको छोड़ें, आपने बस +c आंसर में जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका लास्ट में आंसर आएगा ना फाइनली, वहाँ पर एक +c डालें, बजाय इसके कि आप ऊपर से डालते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट लास्ट में का आपने डाल देना है। तो x की पावर n dx का इंटेग्रल है ये। अगर x की पावर n dx का इंटेग्रल ये है तो x dx का इंटेग्रल क्या होगा, x की पावर 2 ओवर 2 + c।
ठीक है। एक्स की पावर 3 का भी ये होगा, 4 का भी होगा। एक्स की पावर -2 का क्या होगा? इसका होगा एक्स की पावर -1 ओवर -1 प्लस सी। ठीक हो गया, एक्स की पावर्स का आपको क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ जो हाँ ये कांस्टेंट है 2dx, इसका इंटेग्रल क्या होगा? मैंने आपसे कहा कि जब 2 है तो वो इस तरह से बाहर आ सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2dx, और इसका मतलब dx के साथ 1 है। 1 का इंटेग्रल क्या होता है? x। ठीक है, 1 का इंटेग्रल होता है x का इंटेग्रल क्या होगा? x²/2, x3 का सो ऑन। अब एक चीज़ और है, अगर x की पावर -1 होगा तो उसका इंटेग्रल क्या होगा? अगर हम x की पावर -1 लेते हैं, उसमें तो 1 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 नहीं आता। 1/x के लिए या x की पावर -1 के लिए इंटेग्रल का रूल चेंज हो जाता है। इट इज़ इक्वल टू log नेचुरल x प्लस c। क्लियर? अब x और उसकी पावर्स का आपको इंटेग्रल लेना आ गया। इसी तरह अगर कोई इंटेग्रल साइन जो है ये अंदर भी चला जाता है, मतलब ये है आपके पास जैसे डेरिवेटिव था ना, अंदर भी चला जाता है प्लस माइनस में, इंटेग्रल भी प्लस माइनस में अंदर जाता है, मल्टीप्लिकेशन में ये भी नहीं अंदर जाता। तो ये हो जाएगा x² dx प्लस 2dx। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू x3/3 प्लस 2x प्लस c मैंने आपसे कहा सिर्फ एक एंड पे आना है, हर एक के साथ साथ में आपने लिखना। क्लियर हो गया? ये अंदर भी चला जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? हाँ, e की पावर x का इंटेग्रल क्या होता है? ये e की पावर x ही होता है। ठीक है, और a की पावर x का इंटेग्रल क्या होता है? ये a की पावर x ओवर log नेचुरल a होता है। ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं। अभी इतने करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चंस में साथ साथ जो आते जाएंगे फार्मूलाज वो आपको करवाती जाऊंगी। ठीक हो गया? चलिए जी, पहला क्वेश्चन है आपके पास 3x² - 2x + 1 dx। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इंटेग्रल साइन जो है वो अंदर चला जाता है प्लस माइनस में, तो ये अंदर चला जाएगा। 3 बाहर आ गया x² dx, -2 बाहर आ गया x dx और प्लस 1 dx। अब 3 एज इट इज़ लिख दिया। x² का इंटेग्रल क्या आएगा? x3/3, -2 एज इट इज़ लिख दिया। x का इंटेग्रल आया x²/2 प्लस x प्लस c, और ये कैंसलेशन करके सिंप्लीफाई करके आपने आंसर लिख दिया। क्लियर? ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने फार्मूलाज याद करने हैं। पावर रूल अभी मैंने आपको सिर्फ करवाया है और उसकी हेल्प से हम सॉल्व करें। उसके अलावा मैंने आपको एक्सपोनेंशियल का भी इंटेग्रल लेना सिखा दिया है और लॉगरिथमिक फंक्शंस का भी, या लॉगरिथमिक फंक्शन का नहीं सिखाया, ये बताया कि 1/x का इंटेग्रल लॉग नेचुरल एक्स आता है। लॉग नेचुरल एक्स का इंटेग्रल क्या है वो मैंने अभी नहीं बताया। ठीक है, वो बाद में आएगा क्वेश्चन, फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट। √x + 1/√x dx, इसका इंटेग्रल लेना है। अगेन इंटेग्रल साइन को हम अंदर ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इंटेग्रल साइन x अंडर रूट को लिख दिया 1/2, क्योंकि पावर रूल लगाना है तो इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया। 1/√x को x की पावर -1/2 लिख दिया, dx लिख दिया। अलग अलग कर दिया इसको, और उसके बाद जो है आपने पावर रूल लगाया। पावर क्या है? पावर में 1 ऐड हो जाता है। 1/2 + 1 3/2 होता है, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर -1/2 + 1 1/2 और 1/2 हो गया इसको, क्योंकि नीचे आपका ये 3/2 है, ये उलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और ये प्लस c एंड पे आंसर के साथ आपने लिख दिया। जी,
अब 2x+3 है और उसकी पावर में है 1/2। अगर इस तरह से आपको आ जाता है फंक्शन 2x+3 और उसकी पावर, या अंदर कुछ भी आपके पास एक फंक्शन है और उसकी पावर में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसके लिए इंटेग्रल लेने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसके साथ इसका डेरिवेटिव चाहिए। यानी ये जो 2x+3 dx, मुझे पावर भूल गया, मैं यहाँ पे 1/2 ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब पावर है, अंदर फंक्शन है, मुझे बग़ैर पावर के सिर्फ इसका डेरिवेटिव साथ चाहिए। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x+3 का 2x+3 का डेरिवेटिव आएगा 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये खाली 2 होगा। अगर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई नंबर, x नहीं, सिर्फ नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, अगर ये कोई नंबर है तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। यानी हम 1/2 बाहर लिख देंगे और इस 2 को अंदर लिख देंगे। अब ये आपका फंक्शन और साथ इसका डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर है लेकिन साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। अब आप इस पर पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल क्या है? 1/2 + 1, और नीचे भी आ जाएगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक हो गया ये। लेकिन अगर इसमें x आता फिर इसको करने का और मेथड था, वो भी आगे आएंगे पार्ट्स, ठीक है। फंक्शन की पावर है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस पर पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या है? 2x+3 की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2। ये नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, उलट जाएगी, 2 2 से कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया, ये प्लस सी बाद में आपने आंसर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर 2x प्लस e की पावर x ओवर e की पावर x dx। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि इंटीग्रेशन करनी आसान हो जाए, क्योंकि अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन से बताया कि अगर फंक्शंस का सम या उसका डिफरेंस होगा तो आपने इंटीग्रेट कैसे करना है। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी नहीं सिखाया, और अगर उनका कोशेंट की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में तो भी नहीं आपको भी सिखाया। तो इसलिए क्योंकि जो हमारे पास नॉलेज, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसी को यूज़ करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम रूल जो होता है उसके तहत हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। e की पावर 2x प्लस x ओवर e की पावर x को हम इसको लिख सकते हैं ना। इसके नीचे भी आ जाए, इसके नीचे भी आ जाए, दरमियान में प्लस आ जाए, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा और ये कैंसिल होके e की पावर x रह जाएगा, ठीक है। ये ऊपर 2 हैं, नीचे 1 है, ये 1 रह जाएगा। तो ये देखें, ये चीज़ आपके पास बन गई, e की पावर x प्लस 1 dx। अब इंटेग्रल को अंदर लेके जाएंगे और e की पावर x प्लस c आपका इंटेग्रल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कितने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? 6 हैं। 6 के आपको फार्मूलाज लिखवा दें। इसका आंसर होता है माइनस कोस x प्लस सी। साइन का इंटेग्रल होता है माइनस कोस, ठीक है। साइन का इंटेग्रल होता है। अब इसमें ना उलट हो जाएगा। डेरिवेटिव वाले में क्या था, जिनके क्वेश्चन में सी आता है, यानी आप सी वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आंसर में माइनस आएगा। इसमें क्या है, जो आंसर में माइनस आ रहा है ना, जहाँ पर आंसर में सी आ रहा है, यानी कोस आ रहा है, कोसिकेंट आ रहा है, जो उनके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है।
साइन एक्स का इंटेग्रल आ गया माइनस कोस एक्स प्लस सी, कोस एक्स का इंटेग्रल होता है साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, अब इसमें भी ये है कि जो साइन के साथ एंगल है ना, उसका साथ डेरिवेटिव आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो फिर आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव तो 1 ही होता है ना, वो मौजूद है। अगर साइन 2x होता तो साथ 2 होना चाहिए था। साइन ax प्लस बी है तो उसका डेरिवेटिव भी a है, तो a मौजूद होना चाहिए था। लेकिन अगर साइन की पावर में साइन का एंगल है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम उसका ये नहीं लिख सकते इंटेग्रल कि उसका इंटेग्रल माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जब तक हमारे पास यहाँ पर इसके साथ 2x मौजूद नहीं होगा, ठीक है। तो एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना ज़रूरी है साइन और कोस में। साइन और कोस के तो आसानी है, साइन का माइनस कोस, कोस का साइन। टेंजेंट का थोड़ा मुश्किल है। टेंजेंट में क्या है, इसका होता है लॉग नेचुरल सीकेंट एक्स, या आप इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग नेचुरल कोस एक्स प्लस सी साथ आना है, ठीक है। ये क्यों आता है ये बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी जो है साइन और कोस का आप याद रख लें। साइन का इंटेग्रल है माइनस कोस, कोस का इंटेग्रल है साइन एक्स प्लस सी। लेकिन जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटेग्रल लेना है तो साथ एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें, साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स है जब आपने इंटेग्रल लेना है। अब साइन का एंगल है a प्लस बी एक्स। a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, a प्लस बी ना, तो a प्लस बी इसके साथ मौजूद होना चाहिए, वो तो नहीं है। तो a प्लस बी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। मैंने कहा अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू बनानी है, वेरिएबल के बगैर है कोई वैल्यू, आप उसे अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे डिवाइड करके लिख दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और फिर आप क्योंकि अब डेरिवेटिव मौजूद है एंगल का साथ, तो आप इसका इंटेग्रल ले सकते हैं। साइन का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कोस a प्लस बी एक्स प्लस सी। उसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं, दैट्स इट। होपफुली क्लियर हो गया होगा, इतना भी मुश्किल नहीं है ये। जी, अगला फार्मूला आपके पास आ गया। अगला फार्मूला क्या है, नीचे आपके पास कोई वैल्यू है, फंक्शन है कोई सा भी, और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, और साथ आ गया dx। इसका इंटेग्रल क्या होता है, लॉग नेचुरल f ऑफ x प्लस सी, ठीक है। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो उसका इंटेग्रल है लॉग नेचुरल f ऑफ x प्लस सी। ये रूल है इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी ऊपर है, नीचे है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होता है, ए बी और सी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2ax प्लस 2b, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऊपर क्या मौजूद है, ए एक्स प्लस बी। हमने इसको क्या बनाना है, 2ax प्लस 2b, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आपके पास क्या बच गया, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इंटेग्रल का रूल क्या लगेगा, ये वाला लॉग नेचुरल फंक्शन, यानी लॉग नेचुरल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और ये एक सी डैश डाल दिया क्योंकि ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो आप डाल रहे हैं। ऑलरेडी इसमें सी मौजूद था तो उसको चेंज करने के लिए सी डैश डाल दिया, उस और इसका कोई मतलब नहीं है। बाहर वाला जो 1/2 है वो एज इट इज़ साथ आ जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
1/x log नेचुरल x dx। अभी हमने रूल पढ़ा कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम उस पर लॉग नेचुरल फंक्शन उसका इंटेग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसको ये जो 1/x log नेचुरल x लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, यानी 1/x को लिखा जा सकता है 1/x और नीचे log नेचुरल x। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है जो साथ सीधा इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क इससे क्या पड़ा है, इससे ये फ़र्क पड़ा है कि यहाँ पर log नेचुरल x है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। आप डायरेक्ट इसका ये आंसर लिख सकते हैं log नेचुरल x प्लस c। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी आपको इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या करें, आप सपोजिशन, इसको कौन सा मेथड कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय सपोजिशन। सपोजिशन में क्या है, आप log नेचुरल x को t के इक्वल पुट करें, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लें, 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब आप ये जो वैल्यूज़ आपने सपोज की थी इस इंटेग्रल में पुट करें, 1/x dx किसके इक्वल आएगा, dt के इक्वल आएगा। log नेचुरल x t के इक्वल था, ये लिख दिया, नीचे t है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, log नेचुरल t प्लस c आंसर आ गया आपका। और t की जगह उसकी बैक सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, यानी आपने फार्मूलाज भी कर लिए, पावर रूल और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस थे उनके भी इंटीग्रेशन सीखी। फिर एक आपने रूल किया कि अगर पावर रूल के लिए क्या ज़रूरी है कि एक फंक्शन है उसकी पावर है तो साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तभी हम उस पर पावर रूल लगा सकते हैं। और लॉग लेने के लिए जो आंसर में लॉग आता है वो क्या है, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप जी उसका लॉग आ जाता है। अब एक नई चीज़ की सपोजिशन से भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यानी अगर हमें कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही है या हम उसकी कैलकुलेशन जो है वो जहन में इतनी क्विकली नहीं कर सकते तो हम उसको सपोज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किया, log नेचुरल x को t के इक्वल सपोज़ किया। ठीक है, कोई एक फंक्शन जिस आपको लगे कि इससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा उसको आपने किसी और वेरिएबल के इक्वल सपोज़ कर लेना है। फिर दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेने हैं। जब आपने दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेने हैं तो यहाँ पर dx आएगा और यहाँ पर dt आएगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव नहीं ले रहे कि 1 आ जाए, ना हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहे हैं, ना हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, हम सिर्फ डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। इसलिए वेरिएबल के साथ, यानी यहाँ पर 1/x लिया तो वेरिएबल का d आएगा dx, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t लिया तो dt आ गया। क्लियर हो गई है बात। पहले डेरिवेटिव्स में और इस डेरिवेटिव में क्या फ़र्क है, उस पहले डेरिवेटिव में हम विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल डेरिवेटिव लेते थे और जिसके विद रिस्पेक्ट टू लेते थे उसका फिर हम ये नहीं लिखते थे कि वो dx नहीं ना लिखते थे, क्योंकि वो 1 हो जाता है। लेकिन जब हम y का डेरिवेटिव लेते हैं तब हम लिखते थे dy/dx। अब यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव्स ले रहे हैं तो हम किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। तो जब आपने डिफ्रेंशिएट करनी है दोनों साइड्स को तो फिर आपने साथ लिखना है जो वेरिएबल होगा। अगर x है तो dx लिखें, अगर t है तो dt लिखें, y है तो dy, u है तो du, थीटा है तो d थीटा, यानी वो साथ एंड पे राइट साइड पे आपने मेंशन करना है। क्लियर। और फिर जो आपने सपोजिशन की है वो अपने क्वेश्चन में लिखें ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान फॉर्म में आए और आपको उसका इंटीग्रल लेना आसान हो जाए। जब आप इंटीग्रेशन कर लें तो बैक सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ही बस इतने ही क्वेश्चन आज के लेक्चर में करवाने हैं, बाकी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। इंटेग्रल है सीकेंट स्क्वायर x ओवर टेंजेंट x का स्क्वायर रूट dx। अब इसमें भी हम सपोजिशंस इसको सॉल्व करेंगे। सपोजिशन से हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अंडर रूट टेंजेंट x को आप लिख सकते हैं टेंजेंट x की पावर -1/2। ठीक है, और सीकेंट स्क्वायर dx लिख दिया।
मैं फिर आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपसे कहा कि अगर आपको यहाँ पे ही समझ आ रहा है कि ये टेंजेंट एक्स है, आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, मैं इस पे पावर रूल लगा सकती हूँ। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आपको करवाया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बग़ैर पावर के, अगर हम पावर को कंसिडर नहीं करते, खाली टेंजेंट एक्स को लेते हैं, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है सीकेंड स्क्वायर एक्स। आप डायरेक्ट पावर रूल भी लगा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इस पर सपोजिशन क्या है? लेट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी। तो लेट आपने टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब हमने डेरिवेटिव लिया तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साथ एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इज़ इक्वल टू डी टी। ठीक है, टी का डेरिवेटिव डी टी आ गया। अब सपोजिशन करेंगे, ये पूरा इक्वल टू डी टी है, यानी ये चीज़ जो है ये सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डी टी के इक्वल आ जाएगी। टेंजेंट एक्स की जगह टी आ जाएगा और इसकी पावर -1/2। अब जैसे x की पावर -1/2 को डील करना किया था पिछले क्वेश्चंस पे, अब यहाँ पर t है, साथ डी टी मौजूद है, पावर रूल लगेगा, t की पावर 1/2 आ गया, सिंप्लीफाई करके लिख दिया, और थोड़ा सा और ये 1/2 की जगह √t डाल दिया और बैक सब्सटीट्यूशन कर दी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड हैं, और वो ठीक भी हो सकते हैं, मतलब ठीक होते हैं वो, आप किसी भी तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपका रॉन्ग। और अच्छा, एक और चीज़ भी आपको मैंने बताई थी कि आंसर्स भी आपके डिफरेंट आ सकते हैं। वो डिफरेंट इन द सेंस कि वो सिंप्लीफिकेशन के बाद सेम हो जाएंगे, लेकिन आप अगर किसी और मेथड से करेंगे तो और कोई आंसर आएगा, दूसरे से करेंगे तो दूसरा आएगा, ऐसा पॉसिबल है। आपके लेवल पे वैसे इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे नहीं जिनके आंसर्स चेंज आएँ, लेकिन मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो। अगर आपको क्लियर मेथड पता है, रूल्स आप सही अप्लाई करें, तो आपका आंसर चेंज भी आ सकता है और वो ठीक माना जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपने टेबल जो है, सिंपल फॉर्म वाले जो फार्मूलाज हैं उनको याद करने की कोशिश करनी है। उसमें से काफ़ी मैंने करवा भी दिया, मैं दोबारा उस पर जाती हूँ ताकि आपको बताऊँ कि मैंने कितने इसमें से हम लोगों ने कर लिए हैं। एक्स की पावर एन डी एक्स कर दिया, प्लस सी आना है। ई की यहाँ पे लिखा है n इज़ इक्वल टू -1, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n इज़ इक्वल टू -1 होगा यानी 1/x होगा, तो फिर उसका इंटेग्रल क्या आएगा? लॉग नेचुरल x प्लस सी। क्लियर हो गया। ई की पावर x का भी मैंने करवा दिया है, ए की पावर x का इंटेग्रल भी हमने कर लिया, 1/x का भी कर लिया, साइन x का है माइनस कोज x का है साइन x प्लस सी। अच्छा, और इसके अलावा आप ये आपने याद करना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटेग्रल क्या होता है? टेंजेंट एक्स को सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटेग्रल क्या होता है? माइनस कोट एक्स। इसी तरह सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटेग्रल होता है सीकेंट एक्स, और को सीकेंट एक्स कोट एक्स का इंटेग्रल होता है माइनस। ये जो फार्मूलाज हैं ये सारे आज के लेक्चर में कवर हो गए हैं, ये आपने लर्न करने हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनकी। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी जो है वो इंटीग्रेशन पे ही होगा। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर आप नाम लेंगे तो ये तकरीबन सब डिग्रीज़ में करवाई जाती है, और जो आप लोग तो बीबीए के हो, आपको तो ये अच्छी तरह से आनी चाहिए, लेकिन जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बड़ी मुश्किल लगती है, हालांकि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसका ना एक कौन सा बना हुआ है, इमेज बना हुआ है कि जी ये बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, साथ साथ जितना सीखा उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की, फिर अगले पे गए, फिर उससे आगे प्रैक्टिस की, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी और ये आपके काम भी आएगी। ये ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आती। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपने एरियाज़ निकालने हैं, आपने डेरिवेटिव्स, स्लोप्स, रेट ऑफ चेंज, बीबीए वालों ने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, तो डेरिवेटिव्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ही है। और इंटीग्रेशन क्या? सम अप करना, मतलब आपके पास कोई सीरीज़ है, कोई ज़्यादा सारी वैल्यूज़, उसको सम अप करने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ होती है।
तो ये चीज़ें आप अभी प्रैक्टिस कर लें, आपके पास टाइम है। फिर जब इसका इस्तेमाल आएगा तो फिर आपका तब टाइम बच जाएगा। और वैसे भी आपके तो भी सिलेबस में है, पेपर देना है आपने, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।